नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 6 की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। NCERT की हिस्ट्री की हमारे अतीत, ठीक है ना। नई वाली पाठ्य पुस्तक है और ऑथेंटिक है। हर एक फैक्ट, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी शानदार क्वेश्चन आ जाते हैं। कथन कारण वाले यहाँ पर समझ पे आधारित, यहाँ पर रेगिस्तान वाले यहाँ पर सुमिलित कीजिए, ठीक है ना। तो हर एक लाइन याद होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। भाई ये है अरविंद, ठीक है ना। ये अरविंद है, अरविंद अरविंद है ये। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रुपहेले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी जब उसे बताया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा, है ना। नए साम्राज्य और राज्य। बालक सच्चे मन के होते हैं भाई। आंखों में कोई कलेश, द्वेष, टेंशन, घृणा कुछ नहीं है। खाओ पियो, मस्त करो और पढ़ो, मस्त रहो और पढ़ो, खेलो कूदो। और जो बचपन की याद रहती है वो आर पार टाइप तक याद रहती है। चलिए, क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये बताइए, जो इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है वह हमको किसकी जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, किस स्तंभ से? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे इतिहास से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा एक कैब के रूप में की गई थी। दोबारा देख। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अशोक स्तंभ पर उसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक कैब के रूप में की गई थी। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा मंत्री रहा था? हरिसेन। हरिसेन संबंधित है, समुद्रगुप्त है। इलाहाबाद समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त स्तंभ लेख। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र की 7 करने की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में बताता है राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। बंदूक नहीं थी भाई, है ना। अगर तुम मानचित्र 7 प्रश्न 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है
तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिशरण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशरण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 9 शासकों का है। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। एक को देख लेते हैं पहले हम। हरे रंग, हरे रंग, हरे रंग, हरा रंग तो वही, इनमें फ़र्क है। जैसे कि ये कलर और ये कलर, ये दूसरा वाला लास्ट वाला, जब हरा वाला ये है आर्यव्रत है ना, आर्यव्रत। जब इसका मतलब है कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। यहाँ तो हिमालय ही है, नेपाल है। जब क्या बता रहा है इसमें, एक एक को लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में ला लिया। अच्छा, अब दूसरा है। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। 12 शासक, कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। समर्पण किया था भाई, कौन सा, ये रेड वाला है ना, हाँ रेड वाला, आंतरिक राज्य। एक मिनट, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। दक्षिण पथ, ये है भाई रोड डेट, एक चीज में सब। गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर एक क्रम में है। थानेसर, थानेश्वर नहीं, थानेसर, मथुरा, फिर उज्जैन, वल्लभी, भरूच। भरूच आ चुका था भाई, पढ़ चुका है अपन भरूच बंदरगाह के बारे में। सातवाहन ही आते हैं, सातवाहन। सातवाहन इसका मतलब महाराष्ट्र में ही थे, मुंबई महाराष्ट्र। अजंता, अमरावती, नाम शानदार है, अमरावती। ऐहोल, चालुक्य, पल्लव, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिक्कामेंडू, ये क्वेश्चन आ चुका है। पुहार, मुद्रई, चेर, चेर, चोल, पांड्य। जब चेर तो इधर थे पश्चिमी तट पर, चोल थे पूर्वी तट पर तमिलनाडु, और पांड्य नीचे केरल है ना, मुद्रई। और ये पुहार बंदरगाह था, पुहार और अरिकामेंडू। चेर, चोल, पांड्य, ये बीच में मुद्रई है ना, पुहार, अरिकामेंडू, महाबलीपुरम।
पल्लम कांचीपुरम, ऐहोल चालुक्य, अमरावती, वल्लभी, वल्लभी, वल्लभी। ये नीलावाड़ा क्या है भाई? नीलावाड़ा का एरिया देख। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिमी बैंगनी रंग से रंगा गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद करो, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। 3 नंबर, बैंगनी कलर यही है ना, ये पहले पाकिस्तान अपना हिस्सा था भाई, ये तो आज़ादी हुई मिली थी ना, यहाँ पर ली थी, तब विभाजन हो गया। अगर पाकिस्तान अब फ़िलहाल में अपने देश के साथ में होता ना, ठीक है ना, और ये बांग्लादेश ये भी अपने होता, तो अपन भाई साहब बहुत बड़ी हस्ती होते वर्तमान में वर्ल्ड में। अंग्रेज चले गए लेकिन अलग अलग टूक कर गए। पल्लवम, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकामेंडू, पुहार। आई बात समझ में? देख ले, यही है ना। 3 हो गया। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, कुषाण तथा शक वंश के, इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्र को दीनता स्वीकार किया और अपनी पत्नी का विवाह उससे किया। नीले रंग से, बैंगनी रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग। आंतरिक राज्य ये तो है, ये तो आंतरिक राज्य है। और बाहरी राज्य है ये बाहरी राज्य है ना। और आर्यावर्त, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, वल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, पल्लवम, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकामेंडू, पुहार, मदुरई, पांड्य, चेर। बाह्य इलाके के साथ जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्र का विवाह उससे किया। श्रीलंका के शासक भी थे। फिर ये सिक्का है, सोने का है भाई। वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे इसे सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा, माला भी पहन रखी है भाई, माला। ये जाने क्या लिख रखा है, सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, इलाहाबाद का पुराना नाम। मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना ढूंढ। ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिण पथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिण पथ
के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है। कभी कभी वो क्या करता है हमें नक्शा भी दे देता है, जैसे कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, है ना, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अब वो बोलेगा निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए या फिर उनका नाम बताइए, ऐसे आएगा। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्र के प्रति प्रतिमा है। यह प्रशस्ति भी समुद्र के प्रति पितामह पितामह पर पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताते। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी कुल लिच्छवी लिच्छवी गण की थी। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। यह क्वेश्चन आ चुका है कि समुद्रगुप्त की माता कौन से कुल की थी। लिच्छवी। माता का नाम कुमार देवी। उनकी माँ का नाम कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन आ चुका है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। कुमार देवी। कौन से कुल से या प्रगण से संबंधित थी। लिच्छवी गण। बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त महाराजा धीराज, उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वज की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। उनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक। वंशावलियाँ दोबारा देख लें। थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज। थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज। फिर पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, उज्जैन, वल्लवी, भरूच है ना, सातवाहन, अजंता, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, पल्लव, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकावेंडु, पुहार। फिर चेर, पांड्य, चोल है ना, और मुद्रई। महाबलीपुरम, अरिकावेंडु, पुहार, लक्षद्वीप। कोई दिक्कत नहीं। गुप्त वंश पर जीते गए नगर और नगर। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की कि उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख हैं। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख हैं। महाराजा धीराज।
महाराजा के रूप में भी उल्लेख है, में ही उल्लेख है, महाराजा के रूप में ही, दादा और परदादा। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा। जब देखें राजा, महाराजा, महाराजा अधिराज। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। अध्याय 10 में मिलेगी हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के, एक मिनट ये को तो पढ़ लेंगे अपना, लेकिन है ना समुद्रगुप्त की माता जी का नाम क्या था? लिच्छविगण की थी। पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त, पहले शासक थे। उपाधि इन्होंने भी महाराजा धीराज की और समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की। फिर विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाखाओं पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आ चुका है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत कहा जाता है 57 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, ओनली 58 है ना, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को, जैसे कि ईसा यहाँ है तो ईसा से पूर्व कितना? 58। परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाखाओं पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे चलते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। ये क्वेश्चन काफी आ चुका है भाई, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, ठीक है ना। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री xuanzang हेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। देख, ऐसे हर्षवर्धन, ऐसे हर्षवर्धन, ऐसे हेनसांग। xuanzang को हेनसांग ही बोलते हैं, ठीक है ना, हेनसांग बोलते हैं और हेनसांग के नाम से जाना जाते हैं। लेकिन एनस्वाटी में ये स दे रखा है, लेकिन हेनसांग ये है। ऐसे हर्षवर्धन, ऐसे हेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज पर शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। कन्नौज, 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 ये है कन्नौज, ठीक है ना। कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, वल्लभी, सातवाहन, अजंता, उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना, ऐहोल, चालुक, अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक, मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली।
जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। दक्कन की ओर जैसे ये दक्षिण है, ये अपना भारत है, ये श्रीलंका है ना। तो दक्कन की ओर ऊपर की साइड जाने पर यहाँ थे चोल चैल पांड्य, लेकिन भाई हर्षवर्धन तो ऊपर ही थे ना। दक्कन यहाँ है, दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो, सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज किन किन राज्यों से गुजरे होंगे, नर्मदा तक गए होंगे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी। ये बताइए कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? पल्लवों की। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। जब है ना, जब पता होना चाहिए भाई कावेरी नदी किधर है, तुंगभद्रा कहाँ है ना। कावेरी, तुंगभद्रा, ये नदियाँ। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, एक मिनट, नदी नहीं दे रखी है यार, देने को तो दे रखी है लेकिन नाम नहीं दे रखा है नदी का। आगे चलते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। बताइए ऐहोल किनकी राजधानी थी? यहाँ पर कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की कांचीपुरम, चालुक्यों की ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 5 से 7 प्रश्नवाची। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, वही है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल है ना। चालुक्यों की ऐहोल और पल्लवों की कांचीपुरम। याद कैसे करें? जब चालुक्यों की ऐहोल है और कांचीपुरम की व पल्लवों की कांचीपुरम। चालुक्यों की ऐहोल और पल्लव की कांचीपुरम। ऐहोल किनकी राजधानी थी? चालुक्य। जब याद कैसे करें, जो लंबे समय तक याद रहता है। चालुक्य, ऐहोल और
कांचीपुरम पल्लव। पल्लव देख, कांचीपुरम में पे आ रहा है, कांचीपुरम पल्लव। चालुक्य ले से ए हो ले। एक मिनट। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का जब है ना, पल्लव नीचे है, चालुक्य ऊपर है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। चालुक्य और देखें, पांड्य, चेर, चोल ये अलग है, चालुक्य और पल्लव ये अलग है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति, इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति द्वारा पुलकेशिन द्वितीय चाचा से ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति, अब ये पूछ लेगा वो बताइए रवि कीर्ति किनके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों को समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक कई काम होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। कुमारामात्य कौन सा काम करता था? अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह है अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारथवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, सारथवाह है। श्रेष्ठी तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारथवाह की बात है। सारथवाह यानी व्यापारियों के काफिले के नेता। सारथवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। सारथवाह का मतलब क्या है? व्यापारियों के काफिले का नेता लोग होते थे।
इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक नए प्रकार की सेना। विक्रम संवत 1400 साल पहले दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित्र, चीन यात्री स्वयंसांग, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल चालुक्य, पल्लवम कांचीपुरम, चेर पांड्य चोल। पल्लव, कांचीपुरम। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंध रखते थे? चालुक्य। एक मिनट है ना। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति। हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष को आगे बढ़ने से किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ हो गए, चालुक्य और पल्लव। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। उनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक कई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक कई काम होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारनाथ अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन प्रमुख व्यक्तियों को बहुत
बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सारतवाह है यानी व्यापारी काफिले का नेता। एक मिनट। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहकर्ता युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सारतवाह है यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता। बैंकर या शहर का व्यापारी है ना श्रेष्ठी। सारतवाह का मतलब है व्यापारियों के काफिले के नेता। प्रथम कुलिक का मतलब है मुख्य शिल्पकार कुलिक तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब ये आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए सारतवाह किसे कहते हैं, यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है। श्रेष्ठी किसे कहते हैं, यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। कुलिक किसे कहते हैं, मुख्य शिल्पकार अथवा मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक नए प्रकार की सेना पर आते हैं। एक राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति किस तरह के व्यक्ति दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। यानी कि सामंत वो होते थे जिनको नियमित कर तो नहीं दिया जाता था, है ना, लेकिन इनको भाई साहब वो दे देते थे कि भाई आप ये ज़मीन ले लो और यहाँ से अपना गुजारा करो। जैसे कि सेना है या सैनिक हैं, उन सब की उस ज़मीन से ही। वो नहीं है कि भाई उस ज़मीन से आपको राजा को कर देना है, नहीं, आपको अपना ही जीवन यापन करना है और काम पड़ने पर आपको राजा के लिए तैयार रहना है। ये समाज स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। स्वतंत्र, ठीक है ना। अब भाई स्वतंत्र होगा ही वो उनकी। अब धीरे धीरे क्या है कि काफ़ी दिनों के बाद में सामंत अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग राज्य, अपनी एक शक्ति, ये काफ़ी कुछ राजा से अलग कर लेता था। तो वो गलत है। वैसे भाई वो दी तो वो राजा नहीं थी, वो ज़मीन है जिससे वो कर वगैरह वसूलते हैं वहाँ की जनता से और अपना जीवन यापन करते हैं, ये करता है। दक्षिण के राज्यों में सभाएँ। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे सेना या घोड़ों की देखभाल करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएँ। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम। पल्लवों के अभिलेखों में विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे
वहाँ और नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। दोबारा देख, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। बताइए स्थानीय सभाओं की चर्चा किन के अभिलेखों से प्राप्त हुई है पल्लवों। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ और नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। और हमें सभा और ब्राह्मण नहीं थे और नामक ग्राम सभा के होने की बात कही है। नगरम व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। संबंधित सभा पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों को नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। जब सभा है ना, फिर सभा के बाद में है और ब्राह्मण नहीं थे। अब वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा बताइए सभाओं से संबंधित दक्षिण के राज्यों में सभाओं से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर कथन कारण सत्य है। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ और नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संबंधित इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों को नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग सभा, स्थानीय मंदिरों की देख रेख करना। जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ और नगरों में कोई दिक्कत नहीं है। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। अब भाई एक फिल्म भी आई है साउथ की, शकुंतला, शानदार मूवी है ना, उसको देखनी चाहिए, वो इतिहास से ही संबंधित है। उनका सबसे है ना, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पे ही आई है वो। दुष्यंत नामक एक राजा है ना, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को लेकर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को नाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? आजकल नहीं होता ऐसा, क्योंकि पुलिस कानून से बंधे हुए हैं। अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो फिर उनकी नौकरी उड़ जाएगी। एक व्यक्ति का, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि पिछड़े हुए हैं और वहाँ अगर पुलिसों की तानाशाही है तो वहाँ पे कुछ हिस्सा क्या उस जो मिली है धन या दौलत या फिर पुरस्कार वगैरह, तो उसको हड़प भी सकते हैं वो। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अध्याय 6 तथा 7 देखो।
चीनी यात्री पासियन का धन उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह बात सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षचरित। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। अच्छा, असबाब, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तोरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों को पा लाते तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते हुए बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। धूल के गर्त में। सेना के साथ ले जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? कल्पना करो, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। उपयोग शब्द: प्रशस्ति, आर्यावत, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवांशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। उपयोगी शब्द। सही या गलत बताओ। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। हरिसेन जब पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में, सातकर्णी थोड़ी था भाई। ऐसे हरिसेन, ऐसे हर्षवर्धन। गलत है ये। हर्षवर्धन के लिए लिखी थी हरिसेन ने। आर्यभट्ट के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। सही है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। 12 या फिर 9। सेना में, सेना में सेना सेना कहाँ है यार? सबने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दी। दक्षिण 12 शासक थे भाई। देख क्या क्वेश्चन दिया है। इसके बाद दक्षिणपथ के 12 शासक आते हैं। आर्यभट्ट
कि उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने शामिल, इनको तो मिला ही लिया, यानी आर्यभट्ट। और दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। सबने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समर्पण, सलेंडर। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। 12 और 9 जरूरी नहीं है कि जो मैन है जैसे उपाधि वगैरह यही पूछे, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले कोई सी गाइड मिल जाए तो ये गारंटी कि भाई दक्षिणापथ में कितने शासक थे बताइए। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। आगे चलते हैं। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तक्षशिला तो था, पता नहीं भाई, देख। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई। अहोल पल्लवों की नहीं, अहोल चालुक्यों की। गलत है, अहोल चालुक्यों की राजधानी थी, है ना। और गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला। कन्फर्म नहीं है, पता नहीं है, शायद गलत ही है, देख लेना भाई। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। सही बात है ये तो। ऐसे 3 लेखों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या चीज़ नई चीज़ें दिखती है। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। क्या परिस्थितियों में पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे कि अपने उत्तर के कारण बताओ। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे, कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे। एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। 1700 1400 गुप्त वंश की शुरुआत 17 साल पहले, हर्षवर्धन 1400 साल पहले। ठीक, और देख लेते हैं कुछ। प्रशस्ति, आर्यवत, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। वो तो सही है, लेकिन है ना ये है ना कौन सी। देख के ये क्वेश्चन आया है एक। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। चल इसको देखते हैं ना। गुप्त शासकों, सामंत, सातवां है, प्रथम कुलीकर्ता, मुख्य शिल्पकर्ता तथा कायस्थानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते हैं। पल्लव और चालुक्यों को तथा राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या था। चालुक्य की राजधानी एओल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे जब बंगाल के शासकों ने मार डाला। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित।
सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान अंतिम शासक को परास्त किया। अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रसिद्धि के बारे में पढ़ा। पता नहीं यार वो कौन कौन से 2 शहर थे, तक्षशिला और मानचित्र में इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिण पथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? वंशावलियाँ। क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहाँ से। एक मिनट, धार्मिक केंद्र भी बन गया। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल। चल जाने दे यार। एक नए प्रकार की सेना। दक्षिण के राज्य में सभाएं। उस जमाने में आम लोग। राजा की सेना। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। सबसे पहले कौन सा आएगा? गुप्त। गुप्त के बाद में हर्षवर्धन। इसका पता नहीं है यार, कंफर्म नहीं है भाई। देख, तक्षशिला। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।